जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द 20th and 21st ऑफ सितंबर, सोर्सेज द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। पहला आर्टिकल है जी सिटी टू रिकवर। बहुत अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था, मनीष सब्बरवाल एंड राजीव महर्षि का। राजीव महर्षि फॉर्मर CAG भी रह चुके हैं, राइट। सो बहुत अच्छे लोगों ने आर्टिकल लिखा है, सो वी शुड read this very carefully. Now, what is the context of this article? The context says that India needs good urbanization. Right, as you know, majority of the population living in India is still living in rural India. It's an aspiration for very rural Indians to move into mega cities, to move into big cities, right? So, and that aspiration is also very valid because with better urbanization, you get better facilities, better schools, better health facilities. Now, urbanization बुरी चीज नहीं है. Urbanization gets a bad name in rich and poor countries because of mega cities, because it is believed that जो mega cities हैं वो well planned नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा pollution है, etc. etc. Right? We know, like for example, बीजिंग की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वो प्रॉपर प्लानिंग ना होने के कारण मेगा सिटीज बुरी नहीं है, अर्बनाइजेशन बुरा नहीं है. इट्स द प्लानिंग विच नीड्स टू बी करेक्ट सो दैट दी सिटीज कैन बी एफिशिएंट. अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास लैंड की कमी नहीं है, ना इंडिया के पास कैपिटल की इतनी कमी है. अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा था ना, 100-110 लाख करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते. स्मार्ट सिटीज की बहुत ज्यादा बात की जा रही है, स्पेशली 2014 ऑनवर्ड्स. तो चैलेंज क्या है? चैलेंज है प्रोडक्टिविटी अपसाइड ऑफ गुड अर्बनाइजेशन. देखिए, अगर लोग ज्यादा गांव से शहरों में जाएंगे, सो ऑब्वियसली that will also reduce a lot of dependence on agriculture economy as well. That will also reduce a lot of dependence on the agriculture jobs also. More people will come into non-farm jobs, which is very important for the workforce as well. अगर हम टोक्यो की बात करें तो टोक्यो जो शहर है, टोक्यो जो जापान का कैपिटल है, that is a third of Japan's population. राइट, उसके बावजूद भी वहां पे लोग रह रहे हैं. द प्लानिंग इज वेरी गुड बिकॉज द प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स हैव इंश्योर्ड दैट एसेंशियल वर्कर्स लाइक टीचर्स, नर्सेज एंड पुलिसमैन, they don't need to travel for 2 hours to go from one location to the other location, or they don't need to travel for 2 hours to go from their home to the office, unlike in cities like Delhi and Gurgaon. So the problem is of planning, efficient planning, right? And if we talk about our rural areas, so 50% of our population living in the rural areas, how much are they generating? How much are they contributing to GDP? Only 18%. So give them a chance to come to the cities. Give them a chance to come under the urbanization net. They will contribute more to the GDP. So what are the shortcomings towards urbanization in India? तो पहली बात तो 15th फाइनेंस कमीशन ने ये बात की थी. देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कमियां हैं स्मार्ट सिटीज मिशन को लेके, क्या कमियां अर्बनाइजेशन को लेके, तो ये जो फैक्चुअल बातें यहाँ पे मेंशन्ड हैं, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो या कोई और रिपोर्ट हो, आपने वो जरूर कोट करनी है, ठीक है. अब यहाँ पे एक लाइन में एक बात मेंशन है कि 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से एस्टिमेट्स के जो हमारी 2.5 लाख से ज्यादा जो पंचायत हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, दे स्पेंड ओनली 3.7 लाख करोड़ एनुअली. सो दिस बजट इज वेरी वेरी लेस, ठीक है. Lack of financial powers, only 13% and 44% of the budget of rural and urban bodies वो अपने आप इतना ही बजट मोबिलाइज कर पाए. तो उनकी जो बजट मोबिलाइजेशन पावर्स हैं वो प्रॉपर्ली डिवॉल्व नहीं है, राइट. डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये बहुत ऑटोनॉमी एंजॉय करता है, एंजॉयज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर्स. तो सस्पेंशन करना हो अर्बन लोकल बॉडीज में या रिमूव करना हो मेयर्स को, तो इनके हाथ में ऑटोनॉमी होती है. अब इसके चलते, अब देखिए, अगर मेयर के पास पावर नहीं है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पावर, जो नौजवान लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो दे आर्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सिटी लीडरशिप, टुवर्ड्स द म्यूनिसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टुवर्ड्स द म्यूनिसिपल लीडरशिप, ठीक है. और बाय इनहेरेंटली इंडिया हैज इनहेरिटेड अ नेशनली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर because of the colonial rule, and democracy didn't really evolve down to the bottom naturally or organically, ठीक है. So the problem is that ये जो empowerment है to the local governments और to the urban local bodies और to the rural local bodies, ये एक एहसान की तरह, एक फेवर की तरह ज्यादा देखा जाता है, जिसमें लगता है कि इसमें बहुत सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है. किसका? स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है. तो ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है. दैट माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज्ड एंड द डेवल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स एंड ऑटोनॉमी नीड्स टू बी वेरी इफेक्टिव टू द अर्बन लोकल बॉडीज एंड द रूरल लोकल बॉडीज एज वेल. Good urbanization is crucial. Why? So as to deliver economic justice for women, children and Dalits. Also, अगर cities ज़्यादा urbanized हैं,
अगर लोग शहरों में रह रहे हैं तो बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी, बच्चे अच्छे स्कूल में जा पाएंगे, एजुकेशन फैसिलिटीज बेटर हैं, ठीक है। और गुड अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग पावर एंड फंड्स टू द सिटीज, और इसके लिए चीफ मिनिस्टर्स को अपना जो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये भावना कि टुवर्ड्स पंचायत या टुवर्ड्स अर्बन लोकल बॉडीज के हम अपनी पावर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं जस्ट टू एम्पावर दीज लोकल बॉडीज, हम कोई एहसान कर रहे हैं, ये माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अगला आर्टिकल ये कल हिंदू में आया था, द रिलेटिव इनकम सब्जेक्टिव वेलबींग कनेक्ट। क्या कंटेक्स्ट है इस आर्टिकल का? कंटेक्स्ट है शेयर्ड ग्रोथ थ्रू रेम्युनरेटिव एम्प्लॉयमेंट, राइट ना। यहां पे बात करी गई है सब्जेक्टिव वेलबींग की, ठीक है, यहां पे बात करी गई है SWB, सब्जेक्टिव वेलबींग। अब क्या है सब्जेक्टिव वेलबींग? नाउ सब्जेक्टिव वेलबींग इज नॉट ओनली लुकिंग एट द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कि आप कमाते कितना है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपकी इनकम अच्छी है, इफ यू आर अर्निंग अ गुड इनकम, सो यू विल बी एबल टू हैव ऑल द फैसिलिटीज एंड ऑल द लग्जरीज यू डिजायर टू हैव, बट दैट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग। ऑब्जेक्टिव वेलबींग क्या होता है कि चलो ठीक है, आज मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ, मेरी सैलरी बहुत है, तो मीन्स कि मैं अच्छी खासी जिंदगी लीड कर रहा हूँ, मेरा अच्छा खासा क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, अच्छा स्टैंडर्ड होगा, बट दैट इज नॉट व्हाट सब्जेक्टिव वेलबींग इज ऑल अबाउट। Subjective well-being goes beyond the income criteria and includes characteristics such as age, gender, schooling, religion, caste, marital status, health, employment, etc. ठीक है, so these are influenced not just by the objective criteria, यानी कि only the income, but also by perceptions of individuals about their experiences, about whether they are better off or just same or worse off. ठीक है, सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि मेरी स्कूलिंग कितनी हुई है, इन सोसाइटी मेरी रिस्पेक्ट कितनी है, मेरी मैरिड लाइफ कैसी है, मेरी हेल्थ कैसी है, मेरा सोशल नेटवर्किंग कैसा है। सो इट माइट हैपन कि मैं बहुत इनकम कमा रहा हूँगा लेकिन मेरा सोशल नेटवर्क जीरो होगा, मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, मेरे को हेल्थ इश्यूज होंगे, ठीक है, मैं हो सकता है ओबीस हूँ, सो स्टफ लाइक दैट। सो ओनली मनी डज नॉट गारंटी, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट ओनली मनी डज नॉट गारंटी सोशल वेलबींग। अब ये किस कंटेक्स्ट में यहां पे बात आई है? रेफरेंस यहां पे दिया गया, एक सर्वे हुआ था फॉर इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे विच वाज कंडक्टेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड इज इन USA। सो ये कुछ रिपोर्ट निकाली गई है, असेसमेंट करी गई थी बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2005 एंड 12, एंड एक सैंपल लिया गया था ऑफ द पीपल्स इनकम and the change in incomes which happened of people, of certain section of people between 2005 and 2012। ठीक है, तो बहुत ब्रीफली इसके हाइलाइट्स क्या थे सर्वे के वो बात करते हैं। सोशल वेलबींग एंड इनकम और एक्सपेंडिचर आर पॉजिटिवली रिलेटेड। ऑब्वियसली अगर मेरी जेब में पैसे होंगे तो ही मैं अपना खर्चा कर पाऊंगा, ठीक है। अगर मेरी जेब में 100 रुपए हो और खर्चा मेरा 10,000 हो, मेक्स नो सेंस। ओनली आई नीड टू हैव दैट मच मनी इन माई पॉकेट सो दैट आई कैन एक्सपेंड इन प्रपोर्शन टू व्हाट आई एम अर्निंग। So they are related, right? But at diminishing rate, यहां पे ये बात करी गई है, but at a diminishing rate. So happiness varies directly with income, ठीक है। Obviously अगर income होगी तो भाई बंदा कहेगा मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बट ओवर टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हैप्पीनेस डज नॉट टेंड टू ग्रो अपवर्ड अगर आपकी इनकम भी बढ़ रही है। सो मनी कैन नॉट गारंटी हैप्पीनेस। मनी इज एसेंशियल, वेरी एसेंशियल। How you use money, that is also another thing. That is a philosophical part. But is whether money is directly proportional to happiness, as per this report, and even in general, not necessary. As a society becomes richer, average life satisfaction remains stable despite economic growth. ठीक है, बिकॉज देयर आर अदर नीड्स इन लाइफ। आई मीन मे बी आप बहुत कमा रहे हैं, महीने के बहुत अच्छी आपकी सैलरी होगी, मे बी आप 10 लाख 15 लाख महीने के कमा रहे होंगे, बट देयर आर अदर थिंग्स, यू नो, एज यू ग्रो, एज यू इवॉल्व इन लाइफ, you look forward for other things, for other pleasures also, maybe peace of mind, right, maybe stability, right, maybe internal happiness. So these things money can't buy. Individuals adapt to material goods, but ठीक है यार, अभी गाड़ी ले ली, आईफोन ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या वो आपको हैप्पीनेस इंश्योर कर देंगे? आपने एक 1.5 लाख का आईफोन ले लिया, आपने 10 लाख की 15 लाख की गाड़ी ले ली, बट कब तक आप उस मटीरियल गुड्स के साथ सेटिस्फाई रहेंगे? देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन यू विल से दैट ओके, आई एम फाइन नाउ, आई मीन even if I'm growing my money in my pocket, I don't need these things anymore. I'm pretty happy with what I have. So they don't guarantee social well-being for a longer and sustainable period. That is the point. So there may be some point beyond which money loses its power to improve well-being. Right? So obviously if your relations are not good, if you're not having a good married life, if your health is not good, what use is the money which you're earning for? So which is why exercising the money, utilizing the money wisely and judiciously is very important. Otherwise, all the money, all the wealth in your bank account will be of no use if you're not happy.
ठीक है, तो ये बात इस रिपोर्ट में बताई गई है दैट बियॉन्ड अ पॉइंट जितने पैसे भी आपके पास हो दैट विल नॉट रियली हेल्प इन इंप्रूविंग योर सोशल वेलबींग। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल दोस्तों, ये आज आया है इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम फॉर रियल पॉलिटिक। ये अरुण प्रकाश, एडमिरल अरुण प्रकाश ने लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, काफी अच्छा लिखते हैं। किस कंटेक्स्ट में है? देखिए ऑकस के बारे हमने बात करी, अभी ऑकस काफी न्यूज में रह रहा है पिछले 2-4 दिनों से। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का ये जो अलायंस बना है, जहां पे यूएसए ने कमिट करा है ऑस्ट्रेलिया को कि भाई हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देंगे। न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन नहीं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, बट न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देंगे ताकि आप भी ऐसे सबमरीन्स बना सके। पूरी टेक्नोलॉजी आपको देंगे जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड हो, वो आप बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया बनाएगा। ठीक है, अब रियल पॉलिटिक मतलब क्या होता है? मतलब प्रैक्टिकलिटी, प्रैग्मेटिज्म। अब यहां पे कंटेक्स्ट है कि प्रैक्टिकलिटी और रियल पॉलिटिक और प्रैग्मेटिज्म डिमांड्स कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले तो हम ये बात समझे कि पहले अभी इतना हंगामा क्यों मचा हुआ ऑकस को लेके। आफ्टर ऑल तीनों डेमोक्रेसीज हैं, यूके भी, यूएस भी, ऑस्ट्रेलिया भी, उनका अपना राइट है जो मर्जी अलायंस बनाए, वो कोई उनको रोकने वाला तो नहीं है। नोबडी कैन स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग एन अलायंस। सो व्हाट इज द बिग नॉइज ऑल अबाउट? व्हाट इज द बिग इशू ऑल अबाउट? सो दीज थ्री नेशंस आर ऑलरेडी ओके। हम ये कहेंगे भाई कोई पहली बार तो हमारा अलायंस नहीं बना, हम नेटो में भी हैं। ठीक है, हमारा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ एक एंजोस पैक्ट भी है। ठीक है, हमारा फाइव आइज अलायंस भी है जिसमें कनाडा भी साथ में शामिल है, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और न्यूजीलैंड के साथ। तो कौन सी बड़ी बात है कि भाई हमारे अलायंसेस तो पहले भी बन चुके हैं, हम तो वैसे भी एंग्लो सैक्सन भाई भाई हैं। ठीक है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एक ही थे। ठीक है, वी आर ऑल व्हाइट पीपल, सो व्हाट इज द बिग डील? डील यहां पे ये आती है कि कुछ लोगों ने ये चिंता जताई है कि क्या अगर ऑकस बना है तो क्या क्वाड इररिलेवेंट हो जाएगा? क्वाड को लेके इस साल मार्च अप्रैल की बात करें, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई थी न्यूज़पेपर्स में। जो बिडेन जब आए, जो बिडेन ने जब अपना कमांड संभाला तो क्वाड को लेके उन्होंने भी बहुत सपोर्ट मोबिलाइज किया। ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। तो क्या अब अगर ऑकस अलायंस बना रहे हैं तो क्या क्वाड इररिलेवेंट हो जाएगा? बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया को तो लुक फॉरवर्ड किया जाता है कि इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, डोमिनेंस है इंडियन ओशन में। इंडिया को पिवट माना जाता है यूएसए का इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो व्हाट अबाउट क्वाड? यूनाइटेड किंगडम पोस्ट ब्रेक्सिट, अब ब्रेक्सिट हो चुका है तो यूनाइटेड किंगडम की जो पॉलिसीज हैं, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज हो चाहे फॉरेन पॉलिसीज हो, दे कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियंस पोजीशन। अब यूके ये कहता है कि देखो यार हमारी पोजीशन तो बहुत क्लियर है कि हम चाइना के साथ ज्यादा ट्रेड ब्रेड नहीं करना चाहते हैं। अब यूरोपियन यूनियन जो है उसकी जो पोजीशन है चाइना विज़ावी चाइना इतनी क्लियर नहीं है, इतनी असर्टिव नहीं है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया यूरोपियन यूनियन के साथ कि भाई हम अपनी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारे रिलेशंस कैसे रहेंगे किसी भी देश के साथ, इंडिपेंडेंट होंगे। वी डोंट वांट टू फॉल इनटू दिस ट्रैप of binding or shall we say bandwagoning with the EU vis-a-vis China. Now, what has been China's reaction in the last couple of years? Now, China says, okay, fine, we're not very happy with Quad, we're not very happy with AUKUS, that we know that you guys, you guys means Americans, Australians, Indians, that you guys are trying to take that leverage. You guys are forming these alliances to counter us. That we are the dadas. China is saying that we are the dadas of the Indo-Pacific region. And you guys are trying to use your power and challenging us. You guys want to revive the Cold War again. Fine enough. So China का ये कहना है, despite that China is belligerent, जिसको बेशरम कहते हैं, that China फिर भी belligerent है। ठीक है, कि भाई हम वो करेंगे जो हमको अच्छा लगेगा। We will use our clout, we will use our military, you form as many alliances as you want to. ठीक है, now China has also expressed and China has also been very apprehensive about the Malabar naval exercises involving the Quad nations. ठीक है, सो क्वाड को लेके बहुत सारे आर्टिकल्स इस बार आए हैं, क्वाड को लेके बहुत ज़्यादा ये टॉपिक न्यूज़ में भी रहा था, तो आई एम श्योर क्वाड को लेके कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी जो एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज, ये भी आपको याद रखनी जरूरी है। सो एज प्रीलिम्स आर अप्रोचिंग यू नीड टू रिमेंबर दीज अलायंसेज, दीज ब्लॉक्स विच हैव बीन फॉर्म्ड इन द रीसेंट पास्ट। चलो ये बात होगी। चाइना हैज प्रोसीडेड टू क्रिएट आर्टिफिशियल आइलैंड्स। चाइना बेशरम है कि हम आइलैंड्स बनाएंगे, आइलैंड्स को कैप्चर करेंगे साउथ चाइना सी में। जो मर्जी फैसला यूएन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का हो, चाहे यूएन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो फैसला था, जो चाइना ने इलीगली जो आइलैंड्स एक्वायर करे हैं, चाइना के फेवर में नहीं था, बट चाइना स्टिल एडमेंट कि हम करेंगे। और चाइना तो ये भी बोला है कि भाई अब ऑकस बन गया है तो ऑकस तो एक एक्सक्लूजनरी ब्लॉक है, और जो क्वाड जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, क्वाड तो कुछ भी नहीं होगा, क्वाड तो अपने आप खत्म हो जाएगा, इट विल डिसिपिएट। ठीक है, इट विल डिसिपेट लाइक अ सी फोम एंड ऑकस अब ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। अब इस चाइना की स्टेटमेंट के बाद इंडिया और जापान को थोड़ा सा इस बात का अप्रीहेंशन है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमने जो क्वाड बनाया उसका रेलेवेंस क्या होगा, हमारी पार्टनरशिप का सिग्निफिकेंस क्या होगा अगर क्वाड ही रेलेवेंट ना रहा तो। सो व्हाई इज इट अ कंसर्न फॉर इंडिया?
यार इंडिया ये कहता है कि इतने सालों से यूएस के साथ हमारे रिलेशंस हैं, 2008 में अपना न्यूक्लियर सिविल डील हमने सिविल न्यूक्लियर डील हमने यूएस की सिविल न्यूक्लियर डील हमने साइन करी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह तब प्राइम मिनिस्टर थे। इतना हमारा रिलेशन स्ट्रेटेजिकली और डेप्थ में जा चुका है, इतना हम इंपोर्ट करते हैं यूएसए, वी एंड अप इंपोर्टिंग $22 बिलियन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम यूएस। तो हमको क्यों नहीं दे रहे आप वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? व्हाई आरंट यू, हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, व्हाई आरंट यू शेयरिंग दैट हाउ टू मेक दीज न्यूक्लियर सबमरीन्स विद अस आल्सो? क्या प्रॉब्लम है हमें? हम आपके साथ क्वाड में तो है ही है। तो ऑकस में आपने ऑस्ट्रेलिया को दे दिया, आपने हमको क्यों नहीं दिया? तो इंडिया का ये कंसर्न है, रिजर्वेशन है, बहुत वैलिड है। नाउ वी नीड दीज टेक्नोलॉजीज टू काउंटर द चाइनीज dominance, and we need these technologies of making nuclear submarines, and we also need to know the know-how of all these things। ठीक है, अब ये ऑस्ट्रेलिया को तो ऑफर करी जा रही है, बट इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो बहुत अच्छा है यूएस के साथ। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि इस सब के चलते फ्रांस बहुत नाराज हो गया ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो अगले आर्टिकल में बात करेंगे। बिकॉज फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की भी एक डील थी कि भाई सबमरीन्स बनानी है, न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं बट सबमरीन्स बनानी है। $66 बिलियन की डील थी जो कि 2016 में साइन करी गई थी। अब फ्रांस इस बात से नाराज है कि भाई आपने हमको धोखा दिए, हमारे ही भाइयों ने, ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने, जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमको धोखा दिया है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अगले आर्टिकल में। नाउ इंडिया विल नीड टू सीक दिस एक्सटर्नल बैलेंसिंग, बिकॉज अगर तो क्वाड रेलेवेंट नहीं रहता, व्हाट इफ क्वाड बिकम्स इररेलेवेंट टुमारो, हाउ विल इंडिया काउंटर द हेजेमनी फ्रॉम चाइना? ऑल्दो इंडिया का भी डोमिनेंस बहुत है, इंडिया इज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द इंडियन ओशन रीजन, बट व्हाट इफ दिस ब्लॉक रिमेन्स इररेलेवेंट, देन व्हाट विल वी डू? सो प्रैग्मेटिज्म डिमांड्स, रियल पॉलिटिक्स वो डिमांड्स दैट अगर हमको अपने पुराने ख्यालात, ओल्ड ट्रेडिशंस, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट वाले ट्रेडिशंस छोड़ के अगर नई पार्टनरशिप्स, नई अलायंसेस बनाने पड़ेंगे तो करने पड़ेंगे, सो दैट वी रिमेन रेलेवेंट इन दिस रीजन। ऑलरेडी आप जानते हैं कि सेंट्रल एशियन क्वाड भी बना है अफगानिस्तान के चलते, और वहां पे इंडिया नहीं है, जबकि यहां पे क्वाड में इंडिया है। तो यूएस किसी के साथ भी मित्रता कर सकता है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में कैसे इस अलायंस का और एवोल्यूशन होता है। ओके, अगला आर्टिकल है फ्यूड अमंग फ्रेंड्स। ठीक है, ये सी राजा मोहन ने अगेन आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, अगेन इसका कंटेक्स्ट ऑकस से रिलेटेड है। अब यहां पे क्या बात आती है कि भाई अब यहां पे हम बात करेंगे कि ऑकस ब्लॉक के चलते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ तनाव, कुछ टेम्पर्स क्रिएट हो गए हैं बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। नेटो के जो अलाइज हैं वो बड़े नाखुश है कि ऑस्ट्रेलिया को क्यों न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी जा रही है। फ्रांस बहुत ज़्यादा नाखुश है बिकॉज फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एग्रीमेंट बहुत कैटेगोरिकली साइंड था कि हम आपको ऑस्ट्रेलिया ने $66 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया था फ्रांस के साथ कि फ्रांस उनको सबमरीन्स प्रोवाइड करेगा, कि सबमरीन्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड करेगा, नॉट न्यूक्लियर आर्म बट जनरल सबमरीन्स। ठीक है, अब यहां पे इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है, कैसे इस डिफरेंसेस को सेटल आउट करने में? तो पहले तो थोड़ा सा हम इंडिया और फ्रांस का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जान लेते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे कि जानते हैं 1974 में इंडिया ने पहली बार अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, उसके चलते यूएसए एंडेड इट्स कमिटमेंट टू सप्लाई न्यूक्लियर फ्यूल फॉर द तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, सो ये यूएस ने बोला कि हम आपको न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूल का आपने सिविलियन पर्पस के लिए नहीं, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए आपने यूज किया, आपने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है, तो वी विल नॉट प्रोवाइड न्यूक्लियर फ्यूल टू यू। बट हुआ क्या, 1981 के बाद जब रोनाल्ड रीगन ही केम टू पावर, तो ही वॉज वेरी ईगर टू मेंट दिस रिलेशन विद इंडिया। अब यूएस के जो डोमेस्टिक लॉज थे वो उनको प्रोहिबिट करते थे कि क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करा था 1974 में, तो यूएस के डोमेस्टिक लॉज इस बात को लिमिट करते थे कि यूएस अभी भी न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई नहीं कर सकता इंडिया को, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉज थे वो प्रोहिबिट नहीं करते थे कि इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल ना मिले। तो यूएस की ये जो रोनाल्ड रेगन की जो रिजीम थी, इन्होंने मोबिलाइज करी सपोर्ट फ्रॉम फ्रांस, और फ्रांस को पर्सुएड किया कि भाई आप सप्लाई करिए न्यूक्लियर फ्यूल को इंडिया के तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में। तो ये तारापुर डिप्लोमेसी indicates win-win for all. That is, India got to run Tarapur, US stayed within the confines of the domestic law as well as the international law, and France got the contract. इस तरह की तारापुर डिप्लोमेसी आज के टाइम पे जरूरत है कि इंडिया कैसे प्ले कर सकता है इन द ग्रोइंग डिफरेंसेस which have recently occurred between France and Australia and United States of America. जो अभी रिलेशंस के बीच में हॉस्टिलिटी आई है, हाउ कैन इंडिया सॉर्ट ऑफ प्ले दिस डिप्लोमेसी जिससे सब खुश हो? डिप्लोमेसी का पर्पस क्या है? देखिए, हर किसी को खुश रखना एक आसान बात नहीं है, इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इज टू यूज एंड एक्सरसाइज दोस चॉइसेस प्रैक्टिकली विच कैन लीड टू लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट फॉर एवरीवन।
ना हाउ विल दैट हैपन? जैसे कि आप जानते हैं अभी प्रधानमंत्री अभी यूएस ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी एक मीटिंग है जो बिडेन के साथ भी, यूएन समिट मीटिंग भी है। वहां पे प्रधानमंत्री ने वैसे तो प्लान किया था कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भी मीटिंग करेंगे, जो कि अब फ्रांस के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम सामने आमने नहीं बैठेंगे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैज फॉर्म्ड एन अलायंस विद यूएसए। नाउ फ्रांस इज सेइंग दैट फाइन, वी आर नॉट स्टॉपिंग ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम फॉर्मिंग एनी अलायंस, वी नो दैट द चाइनीज आर अ थ्रेट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, बट यू आर स्टैपिंग अस ऑन आवर बैक, you had signed a deal with us worth $66 billion, which was the highest ever in the history between France and Australia. So we are not against Australia forming an alliance with USA, but we are against the idea that why is US transferring the nuclear technology to Australia. अब इसके चलते जो एजेंडा था, जो ट्रायलेटरल मीट होनी थी इंडिया की, फ्रांस की, ऑस्ट्रेलिया की, वो शायद अब नहीं हो पाएगी। ठीक है, नाउ देयर इज कंसर्न दैट ऑकस कुड लीव अ डीप स्कार ऑन द US EU relations and द नेटो, बिकॉज नेटो के बहुत सारे जो यूएस के जो दोस्त हैं, जो नेटो लाइज हैं, वो भी खुश नहीं है इस फैसले से। दिल्ली टुडे इज अ पार्ट ऑफ अ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन विच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन यूएस, यूके, फ्रांस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस पॉइंट्स टू व्हाट? दिस पॉइंट्स टू द ग्रोइंग डेप्थ एंड डाइवर्सिटी, द ग्रोइंग इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज रिलेशन विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेस्ट, and how India can play a constructive role in acting as a peacemaker, in acting as a bridge. That would be very interesting to see in the coming couple of days, especially on the sidelines of the UN summit meeting where our Prime Minister is also traveling. Now, India की भी reluctance रही है past में to engage with the Anglo-Saxon powers, especially the UK, United Kingdom. Why? Because of the colonial history, because obviously they had ruled us. That was an imperialist power for 250-300 years. But now इंडिया की वो रिलक्टेंस अब खत्म हो रही है और इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए एंगेज कर रहा है, चाहे उसके लिए इंडिया को अपने पुराने नॉन अलाइंड मूवमेंट वाले ख्यालातों को भी बंद करना हो, दफनाना हो, तभी भी इंडिया एंगेज कर रहा है। रिमेंबर, सी राजा मोहन ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि पिछले 20-25 सालों में वी हैव मूव्ड फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी टू स्ट्रेटेजिक असर्शन, दैट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गेट स्कैर्ड either from the US or either from the Russia that हम किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, किसके साथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो which is why इंडिया की engagement at this critical juncture is very very important, which India is also doing. Now transformation of India's relations with Australia, so India Australia के relation beyond cricket हैं, of course India Australia के cricket matches बहुत हम enjoy करते हैं, बहुत शौक से देखते हैं, IPL के matches देखते हैं तो Australian players यहाँ पे खेलने आते हैं, but there is much beyond cricket, as far as the relations between India and Australia is concerned. And they have developed over the years despite the problems of racism and the racist attacks on the Indians happening in Australia in the last 10-12 years, but despite that we have developed a good relation with Australia. Now what is the way forward for India? Now India needs to highlight that there is enough room. India को ये फोरम पे highlight करना that look, अभी इंडो पैसिफिक का जो सिक्योरिटी है वो सबके लिए प्राइम होनी चाहिए, नॉट ये झगड़ा आपके अपने जो बीच में कर रहे हैं। और इंडो पैसिफिक के फोरम में सबके लिए बहुत जगह है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो यूके है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है। जरूरत क्या है, इंडो पैसिफिक का ऑब्जेक्टिव जो है वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, जो सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक है। और दूसरी बात जो कि काउंटर रिसर्जेंस है, जो कि एक जो हेजेमनी है जो चाइना की, जो बिलिजरेंस है चाइना का, उसको चेक रखने के लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। सबके लिए बहुत जगह है, सब आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हैं और इंडो पैसिफिक को कंसर्न में रख के और इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। India's interests lie in very deeper strategic cooperation with France and Europe, as well as the Quad and the Anglosphere. ठीक है, no room should be there for India at the moment for rigid non-alignment. अब वो हैंगओवर से हमको दूर निकल आना चाहिए, उठ जाना चाहिए कि भाई वो नॉन अलाइनमेंट है कि हम ना इसके साथ जाएंगे उसके साथ जाएंगे। एट द मोमेंट वी हैव टू सी दैट हमारे स्ट्रेटेजी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसके साथ रह के ज्यादा इफेक्टिवली मीट हो रहे हैं। चलिए, अगला आर्टिकल है द एंड ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स। कंटेक्स्ट क्या है? सो अभी वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिपोर्ट कौन? वर्ल्ड बैंक निकालता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो वर्ल्ड बैंक ने भी रिसेंटली अनाउंस करा है कि ये रिपोर्ट को हम खारिज कर रहे हैं, अब से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट नहीं निकाला करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ एथिकल इश्यूज यहां पे हाईलाइट हुए थे व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द 2018 एंड 20 एडिशंस ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। जो क्रिस्टलिना जॉर्जिविया है, यानी कि ये एमडी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के और सीईओ भी हैं वर्ल्ड बैंक के, उनके ऊपर एक्यूजेशन लगाया गया है दैट शी वाज इन्वॉल्व्ड इन सॉर्ट ऑफ एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द इंटरनल टीम ऑफ द वर्ल्ड बैंक व्हिच वाज वर्किंग ऑन प्रिपेयरिंग द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। क्यों? ताकि चाइना का जो रैंक है वो और ज्यादा बूस्ट अप किया जाए।
तो इस तरह की एलिगेशन आई है, ठीक है। अब देखिए ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है दैट बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारी कंट्रीज के जो पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर्स होते हैं दे ट्राई टू यूज देयर पॉलिटिकल क्लाउट एंड इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड मैनिपुलेटिंग दीज रिपोर्ट्स, ताकि जो रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वो बेटर आ सके और ताकि वो कंट्री एक बेटर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट के लाइमलाइट में दिखाई जा सके, ठीक है। अब इसका इंडिया के साथ क्या कंटेक्स्ट है, इंडिया एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जैसे कि आप जानते हैं 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा एक थ्रस्ट दिया गया था कि मेक इन इंडिया के थ्रू हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे और मेक इन इंडिया के थ्रू जो हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स दी जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी वुड बी इंक्रीज टू 25%। देखिए एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, यह आप बात सब जानते हैं कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि पिछले 8 सालों में इंडिया का जो रैंक है 130-140 तक जो था, 130-140 के बीच में था टिल 2014, वो अभी 2019-20 में 63 पे आ गया है। कहने को तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स अच्छा हुआ है, इंप्रूव हुआ है, कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट यहां पे होगा और यहां पे निवेश होगा, वो है भी, ठीक है। पैंडेमिक के टाइम पे भी बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पे, वो सब बात ठीक है, फाइन। बट कुछ ऐसी बातें हैं जो कि एड अप नहीं हो रही, जो कि दे आर जस्ट नॉट मैचिंग अप। कैसी बातें? सो फॉर एग्जांपल द एनुअल ग्रोथ रेट इन जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग एट द कांस्टेंट प्राइसेस, इवन पैंडेमिक को भी छोड़िए, पैंडेमिक से भी पहले की बात करें, फेल फ्रॉम 13.1% इन 2015-16 टू -2.4% इन 2019-20। दोस्तों यहां पे भी पैंडेमिक नहीं आया था, ठीक है, तो पैंडेमिक का लिंक नहीं है। सिमिलरली एक और यहां पे एक चीज फाइंड करी गई है दैट चिली की बात करें, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, जो चिली का रैंक था ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईडीबी इंडेक्स, वो ज्यादा रैंक बेटर कब होता था? जब कोई कंजर्वेटिव यानी कि कोई राइट विंग गवर्नमेंट आती थी पावर में, और जब चिली में कोई सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती थी यानी कि जो थोड़ी लेफ्ट लीनिंग है, जो थोड़ी सी स्टेट वेलफेयर पॉलिसीज में बिलीव करती है, तब जो रैंक था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का चिली का भी नीचे आ जाता था। तो अगेन क्या यहां पे वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में इस तरह का मैनिपुलेशन किया जा रहा है? वहां पे कोई आइडियोलॉजी प्रमोट की जा रही है? और ये जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्या ये अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं टू मैनिपुलेट दीज रिपोर्ट्स? तो इस रिपोर्ट का फिर कोई फायदा नहीं होगा अगर ऐसा सच में हो रहा है। एंड देयर कांट बी बिजनेस विदाउट इफेक्टिव लेबर रेगुलेशंस। नाउ यू कांट से दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप लेबर रेगुलेशन का बिल्कुल ही छुट्टी कर दीजिए, ठीक है। चलो हम चाहेंगे कि यहां पे बिजनेस हो सके, धंधा हो सके, लोग यहां पे आके इन्वेस्ट करें, बट अगेन keeping in mind the labor regulations also, ठीक है। Now India must not whittle down the labor laws and their enforcement and bring them close to the free market idea के भी hire and fire। तो ऐसे तो लेबर मार्केट सारी खराब हो जाएगी कि भाई आप जब मर्जी चाहे हायर करिए, जब मर्जी चाहे फायर कीजिए, जस्ट बिकॉज यू हैव टू प्लीज द इन्वेस्टर्स, जस्ट बिकॉज यू हैव टू प्लीज दीज मल्टीनेशनल कंपनीज। दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज नॉट राइट। वी हैव टू इंश्योर द लेबर रेगुलेशंस एज वेल। तो यहां पे महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया गया है। सो महाराष्ट्र ने तो बिल्कुल ही लेबर लॉज को टूथलेस बना दिया है और इवन आउटसोर्स कर दिया है जो एनुअल इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन होती है कंपनीज की टू द थर्ड पार्टी प्राइवेट एजेंसीज, ठीक है। यानी कि स्टेट की कोई एजेंसीज, महाराष्ट्र स्टेट की कोई एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं है एज फार एज द सर्टिफिकेशन और इंस्पेक्शन ऑफ द कंपनीज आर कंसर्न। नाउ दिस इज वेरी डेंजरस, ठीक है, बिकॉज स्टेट, ये नहीं कि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो हो जाए, स्टेट की इन्वॉल्वमेंट चाहिए अंदर, ठीक है। डजंट मीन कि मिनिमल गवर्नमेंट मीन कि स्टेट बिल्कुल विड्रॉ कर ले अपने आप को जस्ट टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। दैट शुड नॉट बी द केस। तो एग्जांपल यहां पे बात करें तो अगर एब्डिकेशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें टुवर्ड्स वर्कर, तो यहां पे एग्जांपल अभी जो लास्ट ईयर कर्नाटका में स्ट्राइक हुई थी एट विस्ट्रंस आईफोन असेंबली, ठीक है, तो एक रीसेंट एग्जांपल है ड्यू टू एब्डिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर्स, टुवर्ड्स द लेबर। स्ट्रॉन्ग लीडर्स end up using their clout to influence the rankings of such indexes made by World Bank। ये भी हमने बात डिस्कस करी, और वर्ल्ड बैंक का ये फैसला टू स्क्रैप द एनुअल पब्लिकेशन ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज अ वेरी वेलकम स्टेप, बिकॉज वी वोंट वांट कि ऐसा कोई फायदा नहीं है ऐसे फालतू में अगर कंट्रीज मैनिपुलेट करके डेटा वहां पे डाल रही हैं कि भी हमारा रैंक 63 हो गया, 61 हो गया। अग्रीड, इकोनॉमिक रिकवरी हुई है हमारे यहाँ पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, बट वी वुड वांट टू पोर्ट्रे इमेजेस एज दे आर। अगर ग्राउंड रियलिटी के साथ चीजें एड अप नहीं कर रही देन देयर इज नो पॉइंट कि हमारा रैंक 50 हो गया, 40 हो गया, जबकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव टेरिटरी में है। एंड लेट मी टेल यू दिस इज बिफोर पैंडेमिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए 2013-14 में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था इंडिया का 134 था। यहां पे जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट कितनी है? 5% है। और यहां पे अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो 31.3% है। अभी 2019-20 में
रैंक 63 आ गया, फाइन, ऊपर चढ़ गया, लेकिन माइनस टेरिटरी में जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, और ये बिफोर पैंडेमिक है दोस्तों, पैंडेमिक अभी नहीं आया था। और यहां पे अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन की भी बात करें तो वो भी बहुत कम है, क्लोज टू 27%। तो इसके चलते कैसा हो रहा है कि भाई इतनी ज्यादा वहां पे रैंकिंग हमारी इंप्रूव हो रही है, दीज थिंग्स आर नॉट एडिंग अप। या तो कहो कि भाई हमारी जो जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट है वो -2.4 नहीं, वो 24% है, ठीक है, या जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो 27% नहीं, वो 37% है, 40% है। तो हम माने कि कैपिटल आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार भी कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, असेट क्रिएशन हो रहा है, वो चीजें नहीं हो रही है। सो दीज थिंग्स डोंट एड अप, ठीक है। एंड ये सरकारी रिसोर्स है, ठीक है, ये आरबीआई की हैंडबुक में से लिया गया, ये कोई मैनिपुलेटेड रिसोर्स नहीं है। सो द क्रक्स इज इट्स अ वेलकम स्टेप दैट दिस रिपोर्ट हैज बीन अबॉलिश्ड, एंड the government needs to ensure that things are any government, whether China, whether India, they need to ensure that things are practiced ethically, especially while making reports like ease of doing business. अगर ऐसी कोई रिपोर्ट इन फ्यूचर भी आती है तो डेटा जो शेयर करना चाहिए गवर्नमेंट को एथिकल बेसिस पे करना चाहिए, मैनिपुलेट नहीं करनी चाहिए रिपोर्ट्स। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी प्रीलिम्स के लिए, 20 दिन रह गए हैं, तो आई एम श्योर आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ते रहिए दोस्तों। मिलते हैं परसों और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। जय हिंद।